जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में स्वागत है। अब जो आपका स्टार्ट जो होगा यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो भी प्रश्न होगा बायोलॉजी से संबंधित 2014 से लेकर के 2024 तक में जो पिछला जो एग्जाम्स हुआ है, एलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, वो सब प्रश्न इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए रेलवे में जो भी प्रश्न पूछा गया, चाहे किसी भी एग्जाम से पूछा गया, वो टोटल का होगा। अभी वर्तमान आपका एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला है, एलपी का होने वाला है और ग्रुप डी का होने वाला है। उसका तो होगा ही, साथ साथ में जैसे कि आरपीएफ एसआई में जो पूछा गया था, उसके बाद रेलवे एसआई में पूछा गया था प्रश्न जो था, रेलवे जेई में पूछा गया तो प्रश्न था, जो टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न था, टोटल चाहे वो बायोलॉजी का जो भी हो जो कि रेलवे में पूछा गया, वो टोटल प्रश्न का इसमें से हल होगा। ठीक है, चलिए इसमें होगा कि चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, बारी बारी से देखते चलेंगे। उसके बाद देखिए मेरा कोशिश रहेगा कि बायोलॉजी पहले कंप्लीट कर दे। यदि बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद और किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसमें स्टार्टिंग करते हैं कि क्या है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। मूल मतलब क्या, जैसे नहीं होता है तुम्हारा मूल निवास क्या, हम लोग उसका जन्म कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। हम लोग का शरीर जो है, जीवन मतलब क्या, हम लोग शरीर है तो जीवन है, शरीर नहीं तो जीवन नहीं है। तो हम लोग का शरीर जो है, शरीर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, समझिए ध्यान से। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जैसे देखिए पुरुष जो होता है, ठीक ना, पुरुष में क्या पाया जाता है, शुक्राणु। ठीक है, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, ये जो शुक्राणु होता है, ये जो अंडाणु होता है, ये दोनों एक क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया का नाम क्या है, निषेचन। क्रिया करने के बाद क्या चीज का निर्माण करता है, जायगोट का। किसका चीज का निर्माण करता है, जायगोट का। यह क्या है, एक कोशिका है, एक सिंगल कोशिका। गोल इसलिए बोलने लिखे किए हैं क्या कि कोशिका लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है, इसलिए गोल लिखे, मतलब एगो। स्टार्टिंग हम लोग का यही सिंगल जायगोट से हुआ। यह जायगोट जो एगो था, ये क्या होता है, कोशिका विभाजन इसमें होता है। एगो था तो ये हो जाएगा दूगो, फिर ये भी होगा दूगो, ये भी होगा दूगो, फिर ये भी दोगो, ये भी दोगो, ये भी दोगो, ये भी दोगो, मतलब एगो से इसी तरह विभाजित हो जाते होते 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 इतना बड़ा शरीर हम लोग का बना है। लगभग हम लोग के शरीर में 35 लाख करोड़ कोशिका है। ठीक ना, ये कोशिका की संख्या जो होता है शरीर के आकार पर निर्भर करता है, कितना अधिक कितना कम। जैसे हाथी की तुलना में कुत्ते में कोशिका की संख्या कम होगा, कुत्ता की तुलना में चूहे में कोशिका की संख्या कम होगा। जैसे हम जो कोई मोटा व्यक्ति आ जाता है तो उसके पास कोशिका की संख्या अधिक हो जाएगा। आपका बॉडी का शेप कितना बड़ा है उस पर भी कोशिका की संख्या निर्भर करता है। तो देखिए कैसे कैसे निर्माण हुआ हमारा शरीर का, इसी को हम समझते हैं। चलिए देखिए, बहुत जैसे कोशिका था ना, बहुत सारे कोशिका जो होता है, यदि बहुत सारा डबल लाइनिंग मतलब कि हाँ बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, एक हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण करता है। और बहुत सारा उत्तक मिलकर के हम लोग के शरीर में अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारा अंग मिल करके हमारे शरीर में क्या चीज का निर्माण करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है, हम लोग के शरीर का निर्माण हो गया। अब जैसे समझिएगा ध्यान से, कैसे कैसे समझना इस चीज को लेकर समझ। देखिए ये जो कोशिका जो होता है, ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक कोशिका लेते हैं, किसी भी अंग का किसी भी कोशिका लेते हैं, जैसे कि हिपेटिक कोशिका जो होता है, ठीक है, हिपेटिक कोशिका किस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, यह हिपेटिक कोशिका, और हिपेटिक कोशिका क्या चीज बनाता है, पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है, पित्तरस बनाता है। समझिएगा ध्यान से कैसे हम लोग का शरीर बना हुआ। हिपेटिक कोशिका क्या बनाता है, पित्तरस बनाता है। और हिपेटिक कोशिका का बहुत सारा समूह क्या बनाएगा, उत्तक बनाएगा। क्या बनाएगा, उत्तक। कौन, ये हिपेटिक कोशिका समूह कौन सा उत्तक बनाता है, उत्तक बनाता है कौन सा उत्तक, पेरेकाइमल उत्तक। क्या है, पेरेकाइमल उत्तक बनाता है, पेरेकाइमल उत्तक बनाता है। ठीक है, अब बहुत सारा उत्तक मिल करके ये पेरेकाइमल उत्तक जो है, अब देखिए ये पित्तरस बना रहा था हिपेटिक कोशिका, तो ये भी पित्तरस ही बनाएगा, क्योंकि हिपेटिक कोशिका से ये उत्तक बना है, ये भी क्या बनाएगा, पित्तरस बनाएगा। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, बहुत सारा पेरेकाइमल उत्तक हो गया, जो लीवर में उपस्थित जो भी उत्तक है वो सब मिल करके क्या कर बनता है, एक लीवर का निर्माण करता है। क्या करता है, लीवर का निर्माण करता है। ठीक ना, लीवर में लीवर का भी क्या काम हो जाएगा, ये भी पित्तरस ही बनाएगा, क्योंकि यह हिपेटिक कोशिका से ही सब मिलते हुए थोड़ा मतलब देखिए बहुत ज़्यादा झुंड हो गया तो पेरेकाइमल उत्तक बोले, इसका भी बहुत ज़्यादा झुंड हो जाएगा, क्या बोलेंगे, लीवर बोलेंगे। इसका मतलब इसी का संपूर्ण रूप से झुंड चलते आ रहा है। तो जब ये बना रहा था पित्तरस, तो लीवर भी क्या बनाएगा, पित्तरस बनाएगा। ठीक है, अब पित्तरस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो अब यह लीवर एक प्रकार का क्या अंग है जो क्या कर रहा है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब हम खोजेंगे कौन कौन सा अंग है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो आप समझिएगा ध्यान से कौन कौन अंग है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। देखिए भोजन का पाचन का जो क्रिया होता है, भोजन का पाचन क्रिया क्या होता है, ये मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। यहाँ मुख से शुरू होता है, स्टार्टिंग इस अंग से होता है शुरू। ठीक है, अब देखिए कितना अंग काम कर रहा है भोजन को पचाने में, मुख हो गया एक,
उसके बाद ये स्टोमच जिसको अमाशय या पेट कहते हैं, 2 अंग हो गया। ये सब क्या है, एक अंग है। ये लीवर क्या हो गया, ये तीसरा अंग हो गया। ये पीला जैसा जो है ये क्या, पेनक्रियाज, ये क्या है, चौथा अंग है। उसके बाद ये जो बीच में जो है घुमा हुआ जैसे एक तरह से, ये क्या, छोटी आंत है। ये कितना, 5वां अंग है। ये क्या होगा, बड़ी आंत है। ये क्या होगा, 6ठा अंग है। लगभग सब मिलाकर के 6 अंग जो होता है ये पाचन की क्रिया में भाग लेता है। एक समान क्रिया में बहुत सारा अंग मिलकर के यदि उसमें भाग ले रहा है उसको हम तंत्र कहते हैं। और कौन सी क्रिया में सब अंग भाग ले रहा है, पाचन की क्रिया में भाग ले रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या बोले थे, एक जो है एक तरह से क्या बोले थे, एक अंग जो बहुत सारा अंग मिलकर के क्या करता है, एक तंत्र का निर्माण करता है। तो ये देखिए क्या, एक तंत्र का निर्माण किया था ना, अंग तंत्र का जो निर्माण किया था, तो यहाँ क्या चीज़ का निर्माण कर देगा, ये लीवर के जैसा ऐसा जो बहुत सारा अंग मिलेगा तो ये किसका निर्माण कर देगा, ये पितर से भोजन पचाने कम करता नहीं, अब क्या करेगा, पाचन तंत्र का निर्माण करेगा, पाचन तंत्र का निर्माण करेगा। अब ऐसा बहुत सारा तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र है, और कौन कौन सा तंत्र है, बहुत सारा जो तंत्र मिल करके क्या बनाता है, अंग। तो कौन कौन सा तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण, जैसे श्वसन तंत्र में क्या करता है, यहाँ श्वास ग्रहण करते हैं। रक्त परिसंचरण में क्या होता है, ब्लड को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है। उसके उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र जो कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सब प्रकार का जितना भी बॉडी में जो भी तंत्र है, ठीक है, जो प्रक्रिया संपन्न होने में जो अंग भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, उससे संबंधित उसका तंत्र कहते हैं, ठीक ना। वो सब मिल करके क्या किया, हम लोग के शरीर का निर्माण किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग का कहाँ से हुआ था, किसी एक कोशिका से हुआ था, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे क्या था, हम लोग शरीर का निर्माण होते गया। चलिए अब अगला क्या चीज़ है, हाँ, कोशिका समझ गए। कोशिका क्या हुआ, स्टार्टिंग हम लोग का शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ। अंग क्या है, अंग के बारे में बता दिए। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। उत्तक समझ गए, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। नाभिक, नाभिक के बारे में विश्लेषण थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए कि जो कोशिका जो होता है ना, कोशिका के मध्य में जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिकांग होता है, मतलब कोशिका के अंदर उपस्थित जो अंग होता है उसको हम कोशिकांग कहते हैं। उस कोशिकांगों में से नाभिक भी जो है उसका कोशिकांग ही है कोशिका का, ठीक है। नाभिक क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है। और नाभिक के बारे में एक और चीज़ जानना चाहेंगे, समझिए ध्यान से। ये जो नाभिक जो होता है, नाभिक क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहिए, मस्तिष्क कहिए, और नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए एक और नाम इसका है, ये कोशिका का, इसको क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। और इसी नाभिक के अंदर क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत क्या आता है, 2 चीज़ होता है। क्या आता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, यह जो नाभिक जो होता है, कोशिका का नाभिक जो होता है, नाभिक का खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है खोजकर्ता, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन है। और समझिएगा ध्यान से, यह कब खोज किया था, तो ये 1831 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में और थोड़ा व्याख्या, जब इसका मेन टॉपिक में ये आएगा तो इसका और व्याख्या करेंगे। इससे अभी इतना व्याख्या कर दिए, फिर इसका और व्याख्या करेंगे तब रिविजन भी होगा, आपको याद भी हो जाएगा जल्दी। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मतलब मानव के शरीर में कौन सा कोशिका, क्या बोले, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिका है, अब विभिन्न प्रकार की कोशिका का विभिन्न प्रकार का काम है। तो वही पूछ रहा, कौन ऐसा कोशिका है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो पहले कोशिका तो हम समझ गए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, जो कि है या नहीं है अलग में रखा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कौन है ये समझिएगा ध्यान से। ये हमारे शरीर का कोशिका है, जो कोशिका का मुख्य जो फिगर है यही है। इसके अंदर जो भी चीज़ है, जैसे देखिए ये जो कीड़ा जैसा जो दिख रहा है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये छोटा छोटा जो कण दिख रहा है वो क्या है, राइबोसोम है। ये जो नीला कलर का जो दिख रहा है, ये एक तरह से ये क्या है, आपका नाभिक है। और ये है क्या है, आपका अंतःप्रद्रव जालिका है, ठीक ना। तो समझिए, इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का क्या है, कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब ये बड़ा कोशिका है, कोशिका के अंदर जो जो अंग इसका पार्ट है उसको क्या कहेंगे, हम कोशिकांग है, कोशिकांग कहेंगे। कौन कौन होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या होता है, एक लाइसोसोम होता है। देखिए लिखने का मतलब होता है कि आपको याद होगा इसमें, ठीक ना। लाइसोसोम हो जाता है। उसके बाद क्या, गोल्जी का है,
गोल्जी का है, इसी को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक, या इसी को गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, राइबोसोम है। फिर अगला क्या हो जाएगा इसमें, नाभिक हो जाएगा आपका, ठीक ना, इत्यादि और सब है। चलो समझिए ध्यान से, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर में उपस्थित क्या है, या जैसे एक अंतःप्रद्रव जालिका हो जाएगा, ठीक है, ये अंतःप्रद्रव जालिका हो गया, ठीक ना। तो ये सब क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित जो अंग है उसका नाम है, ये सब क्या है, कोशिका का कोशिकांग है। तो अब पहले हमको ये सब के बारे में बाद में समझेंगे, पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है हम उसको समझ लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हम समझते हैं। ये चीज़ समझिएगा ध्यान से, का आगे बहुत सारा प्रश्न में इसका जिक्र होगा, ठीक है। यदि इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ में। चलिए देखिए, ये एक तरह से क्या है, ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका लगभग गोलाकार होता है, ये कोशिका है, ठीक है। अब इसमें समझना ध्यान से, हम लोग जो भोजन जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट से कि हम चावल खाएं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक ना। इसको क्या करता है, एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। अब ग्लूकोज बदल दिया, तो अब ये ग्लूकोज क्या होता है, जो कोशिका होता है ये कोशिका में प्रवेश करता है, क्या होता है, ये कोशिका में प्रवेश करता है। जैसे जब तक ये ग्लूकोज बाहर रहता है, जब तक ये बाहर रहता है, कहाँ से, कोशिका से बाहर रहता है, इसका रासायनिक सूत्र रहता है C6H12O6, ठीक ना। यह कोशिका के अंदर द्रव पाया, ये जो कोशिका है इसके अंदर में क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसका नाम क्या है, कोशिका द्रव है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका मतलब सेल होता है, तो प्लाज्म मतलब द्रवगत, इसलिए क्या वो साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत बार एक तरह से गलती सबसे हो जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव है, जैसे यह ग्लूकोज इस कोशिका द्रव में प्रवेश करेगा, ठीक ना, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जैसे ग्लूकोज अंदर प्रवेश किया, यहाँ से अंदर प्रवेश किया, ठीक है, तो यहाँ एक प्रक्रिया होता है, क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ ही होता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना। और जब जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तब तब ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ पे ऊर्जा जो बनता है, यहाँ 2 ATP ऊर्जा बनता है। कितना ऊर्जा बनता है, 2 ATP ऊर्जा बनता है। देखिए ATP क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का मात्रक कौन है, ATP है। चलिए देखिए, उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ ये कोशिका द्रव में ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, टूटा। तो कितने भाग में टूटा, तो 2 भाग में टूटा। इसको क्या कहेंगे हम, पाइरूवेट, क्या कहते हैं इसको हम, तो पाइरूवेट, ठीक है। ये क्या हो गया, यह क्या है, पाइरूवेट। ये जो 2 भाग में टूटा, जिसको बांटिए 2 भाग में, C6 था तो C3 हो जाएगा, R6 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। ये आधा हो जाएगा इधर, आधा बढ़ जाएगा इधर, इधर ये भी क्या हो जाएगा, C3R6O3, ठीक ना। 2 भाग में बटा, कहाँ, ये कोशिका द्रव में। पूछेगा कि यदि ग्लूकोज जो होता है 2 भाग में कहाँ टूटता है, तो कोशिका द्रव में टूटता है। पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में है। इसमें देखिए बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न, आगे बहुत बार मिलेगा, इसलिए इसको समझना, ठीक ना। तो अब समझिए ध्यान से, अब यह जो पाइरूवेट जो होता है यह कहाँ चला जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यह कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पाइरूवेट को शॉर्टकट में P लिखते हैं, पाइरूवेट को शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं। अब देखिए यह पाइरूवेट को क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्या रहता है, ऑक्सीजन होता है, जिसे हम श्वास जो ग्रहण करते हैं, तो वह जो ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर के सभी कोशिका के पास जाता है। और सब कोशिका में जाकर के वो कहाँ पहुँचता है, हर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच गया ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाइरूवेट को, P जो है, पाइरूवेट जो होता है इसको तोड़ने का काम करता है, ठीक ना। पाइरूवेट को तोड़ेगा तो तोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, आपको ऊर्जा के ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। और बहुत कुछ बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना, उष्मा उत्पन्न होता है। उतना नहीं, वो उस पर नहीं जाएंगे, जो तत्काल जो हमें काम है उस चीज़ पे लेके चलते, ठीक ना। जैसे इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन तोड़ता है तो ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। तो कितना ATP ऊर्जा बनता है, तो ये 36 ATP बनता है। कितना, 36 ATP ऊर्जा बनता है।
अब समझिएगा ध्यान से, प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है, पाइरूवेट का विखंडन कहाँ हुआ? विखंडन मतलब टूटना। तो पाइरूवेट तो यहाँ आया था, तो पाइरूवेट टूटा है यहाँ ना, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा है। यहाँ कौन टूटा था? ग्लूकोज टूटा था। पूछिएगा ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज तो सीधे आराम से आ रहा था, यहीं दो भाग में तोड़ दिया, यहीं घुसा, तब ना ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुआ, तभी दो भाग में टूटा है। तो ग्लूकोज टूटा है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। अब पाइरूवेट जाके कहाँ पाइरूवेट को तोड़ा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन तोड़ा है? ऑक्सीजन तोड़ा। तोड़ के क्या बनाया है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वह ऊर्जा का मात्रक है। कितना बनाया है? तो 36 एटीपी ऊर्जा बनाया है। ठीक है, अब एक और चीज पूछिएगा, यहाँ तोड़ा तो इस क्रिया का नाम ग्लाइकोलाइसिस रखे हैं, तो यहाँ भी पाइरूवेट को जो ऑक्सीजन तोड़ा इसका क्या नाम रखे हैं? तो जो पाइरूवेट को जो ऑक्सीजन तोड़ता है, वहाँ एक प्रक्रिया, उसका जो खोज जो है एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक ना, कि हाँ एक पाइरूवेट है, उसको ऑक्सीजन तोड़ रहा है। ठीक ना, तो वो वैज्ञानिक के किया, जो खोज किया, तो अपने नाम पे ही इस प्रक्रिया का नाम रख दिया। इसलिए इस क्रिया का नाम, जो पाइरूवेट को ऑक्सीजन तोड़ रहा है, इस क्रिया का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। क्या है? क्रेब्स चक्र। ठीक ना, अक्सर पूछा जाता है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। अब एक और चीज देखिएगा, कोशिका द्रव में 2 एटीपी ऊर्जा बना था, अब माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा बना था। और कहीं तो ऊर्जा बनने की बात नहीं है, एक कोशिका द्रव में है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद बहुत सारा कोशिका में कोशिका अंग है, वहाँ तो कोई बात नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ चल भी रहा है तो 2 जगह चल रहा है। इन दोनों में सबसे अधिक कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे अधिक, देखिए यहाँ 2 बनता है, यहाँ 36 बन रहा है, 18 गुना अधिक बन रहा है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, मतलब ऊर्जा का घर। ठीक है, और इसी को अगर एक और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको हम पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। ये 2 चीज़ पूछा जाता है इसको लेकर के। चलिए ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो पॉइंट जो लगभग था, लगभग सबका सब क्लियर हो चुका है। ये चीज़ माइंड में सेट कर लेते हैं, बहुत बार इससे एग्जाम पूछा गया है प्रश्न। आगे सेम टू सेम इसी से पूछ दिया जाएगा, यही फिगर से पूछा हुआ प्रश्न रहेगा, उसको हम जल्दी से खींच देंगे, उसमें रिपीट हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। हाँ, हम लोग समझ चुके हैं एक चीज़ का। क्या प्रश्न था कि किसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता आपका लाल रक्त कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्या बोले, बहुत प्रकार की कोशिका है, कौन ऐसा कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता। लाल रक्त कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो हम आपको बताते हैं। जो ब्लड जो होता है, ठीक है, जो रक्त जो होता है, रक्त में 3 प्रकार का कोशिका होता है। एक आरबीसी होता है, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी लाल रक्त कोशिका हो गया। ठीक है, और इसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है लाल, साइट मतलब होता है कोशिका, बात वही हो गया लाल रक्त कोशिका। ठीक ना, बस खाली एक अलग अलग तो बोलने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद एक और कोशिका कौन पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो श्वेत रक्त कोशिका। इसका एक और नाम दिया गया ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है सफेद, साइड मतलब होता है कोशिका, उसका मतलब ही वही हुआ सफेद रक्त कोशिका। ठीक है, बस कहीं बोल देगा इसको डब्ल्यूबीसी बोलेगा, कहीं इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका बोलेगा, कहीं इसको ल्यूकोसाइट्स बोल देगा आपको झुराने के लिए, तो याद रखिएगा। ठीक ना, जब रक्त का चैप्टर चलेगा उसमें बताएंगे ही, अभी थोड़ा बता दे रहे हैं, जब उसमें बताएंगे तब को याद आ जाएगा कि पीछे भी बताया गया। देखिए हर चीज़ आगे पीछे एक तरह से रिपीटेड टाइप से चलते रहेगा। ठीक है, इसमें एक और पाया जाता है प्लेट्स। एक और कोशिका पाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अत्यधिक जब ब्लडिंग हो जा रहा है तो ब्लडिंग को रोकने के लिए क्या होता है? कौन कारगर होता है? ये प्लेटलेट्स होता है। उसी में ऊपर जैसे ब्लड का जो तीनों सेल्स था ना, ये तीनों सेल्स में जो आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कोशिका जो होता है, इसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखिए जितना भी कोशिका है सबको ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा तो सबको चाहिए। ठीक है, लेकिन बेचारा सबसे अधिक ऊर्जा कौन बनाता है शरीर? यदि कोशिका में सबसे अधिक ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। अब इस बेचारे के पास ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब देखिए ग्लूकोज तो आएगा कोशिका में, कोशिका अंदर में जाके ग्लाइकोलाइसिस क्रिया तो होगा, 2 एटीपी तो बनेगा, पाइरूवेट में दो भाग में बढ़ जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये जो पाइरूवेट में तो बढ़ गया, लेकिन पाइरूवेट का विखंडन होगा नहीं, क्योंकि पाइरूवेट का तो विखंडन हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो विखंडन होगा नहीं, तो अधिक मात्रा में इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो 2 एटीपी जो ऊर्जा बन रहा था ये तो बनेगा ना, कहे कि कोशिका द्रव तो है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन कोशिका द्रव तो है, 2 एटीपी ऊर्जा बनेगा। तो यही 2 एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल कौन करता है? ये लाल रक्त कोशिका करता है। चलिए अगला क्या है?
यकृत कोशिका ना, यकृत मतलब क्या होगा, लीवर, मतलब क्या हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं, ठीक है, जिगर भी इसी को कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। देखिए यकृत कोशिका, ठीक है, यकृत कोशिका मतलब यह जो कोशिका है ये यकृत का निर्माण करता है, ठीक ना, कोशिका से ही किसी अंग का निर्माण हुआ ना, ये यकृत जो कोशिका का होता है ये क्या करता है, ये यकृत का निर्माण करता है, लीवर का निर्माण करता है। यकृत कोशिका दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक हिपैटिक कोशिका होता है, हिपैटिक कोशिका होता है, और एक क्या होता है, कुफर कोशिका होता है, क्या होता है, एक कुफर कोशिका होता है, ठीक ना। ये जो हिपैटिक कोशिका होता है ये लगभग 80% भाग बनाता है, कुफर कोशिका जो होता है लगभग 20% भाग बनाता है। हिपैटिक कोशिका किस चीज़ का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। यही पित्तरस कहाँ जाके जमा हो जाता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। सब प्रश्न पूछा गया ऐसा सब प्रश्न है, ठीक ना, इसलिए रिपीट सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है आपका रिपीट भी होते जाए, ठीक ना, आगे बढ़ते जाए रिपीट भी होते जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुफर कोशिका क्या करता है, शरीर में जो विषैला भोजन जो ग्रहण कर लेते हैं, विषैला भोजन जो कि से खाद वाला जो हम लोग जो अनाज वाला जो भी ग्रहण करते हैं, कुछ गंदगी जो प्रवेश कर जाता है हमारे भोजन के द्वारा, ठीक ना, तो उसको कुफर कोशिका क्या करता है, उसको विषैला को मारने का काम करता है, ठीक है। चलिए और एक और चीज़ देखिए, हिपैटिक कोशिका जो 80% है ना, हिपैटिक कोशिका का बहुत अधिक मात्रा हो गया ना, इसीलिए यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी। चलिए इसमें जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। देखिए बहुत ऐसा हुआ है कि जिस अंग में जिस कोशिका की संख्या अधिक है तो जो है उसको उसी के संबंधित नाम रख दिया। जैसे देखिए समझिए ध्यान से, जैसे लीवर के बारे में आपको क्या बोले, लीवर में कौन सा कोशिका अधिक है, हिपैटिक कोशिका अधिक है। कौन सा कोशिका अधिक है, हिपैटिक कोशिका अधिक है। इसलिए लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब उसी तरह समझिएगा ध्यान से, जो किडनी जो होता है, ठीक ना, किडनी में अच्छा एक और सुन, हिपेटोलॉजी हो गया। इसका जो डॉक्टर जो होता है, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किडनी में जो होता है कौन सा कोशिका अधिक होता है, नेफ्रॉन कोशिका अधिक होता है। कौन सा कोशिका अधिक होता है, नेफ्रॉन कोशिका अधिक होता है। इसलिए किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक ना। और उसके बाद देखिएगा कि जो हृदय जो होता है, हृदय में कौन सी कोशिका अधिक होती है, कार्डियक कोशिका अधिक होती है। क्या होती है, कार्डियक कोशिका अधिक होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क में जो होता है ये न्यूरॉन कोशिका अधिक होती है, यानी तंत्रिका तंत्र कोशिका अधिक होती है, न्यूरॉन कोशिका अधिक होती है। तो इसलिए मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक ना। जिस अंग में जिस कोशिका की संख्या अधिक होता है उसी के आधार पर उसके अध्ययन का भी नाम रखा गया, उसी के आधार पर उसके डॉक्टर का भी नाम रखा गया, ठीक है। चलिए अब कुछ जो होता है जिससे उसके नामांकन पे भी आधार पर रहता है, ऐसा नहीं कि सबका इसी आधार पर रहता है, जिसका इस आधार पर था उसका लिखा दिए। चलिए यकृत कोशिका हो गया, मांसपेशी कोशिका। मांसपेशी कोशिका के बारे में समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ता है कि मांसपेशी क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग का जो शरीर में जो उपस्थित जो हड्डी होता है, जैसे देखिए ये हड्डी है, ये हड्डी है, ठीक ना। इसी से सटा क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। और इसी से थोड़ा सा पतला सा लेयर में क्या होता है, ये त्वचा होता है। बहुत पतला, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिए, ठीक है। ये लेयर क्या होगा, त्वचा का। ये हड्डी हो गया, ठीक है। ये मांसपेशी हो गया, ये त्वचा हो गया। ये मांसपेशी यही करता है कि हड्डी को पकड़े रखता है, ठीक ना। ये जो मोमेंटम जो होता है हड्डी का, ये मांसपेशी के आधार पर ही होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हाँ, मांसपेशी को लेकर के क्या क्या प्रश्न पूछा था। हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 640 के आसपास होता है, कहीं 642, कहीं 650, कहीं 645 रहता है। ये ऑप्शन के आधार पे भी होगा, ठीक है। लगभग एवरेज यही के आसपास रहता है, ठीक है। पूछा जाता है मांसपेशियों की संख्या कितना, 640 बोल देना, ठीक ना। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। एक एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। एक क्या प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी के बारे में बस यही बोला जाता है, ठीक है। चलिए मांसपेशी की जो कोशिका जो होती है
है वो संकुचनशील होती है। संकुचनशील मतलब क्या होता है कि जो है ना एक तरह से देखिए, संकुचन मतलब क्या होता है कि जो अपना स्थान चेंज करने वाला, देखिए एक तरह से यहाँ से इधर चल जाएगा, यहाँ से इधर चल जाएगा, वही हड्डी का जो कोशिका है वो स्थान चेंज करेगा नहीं, वो फिक्स रहता है। संकुचन मतलब एक तरह से हो गया, एक तरह से फैल जाना, उसको कहते हैं संकुचन। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका के बारे में आपको बोले कि जो ना डब्ल्यू इसका क्या, ये WBC है, इसी को क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब सफेद, साइट मतलब कोशिका, बात वही हो जाता है, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक ना। और वही अगर यदि आपको बोले थे कि एक चीज बता दे, कैंसर जो होता है किसी भी कोशिका का एकाएक बहुत अधिक मात्रा में विभाजित होता है। देखिए कोशिका का विभाजन होना जरूरी है। कोशिका क्या बोले थे, एक ही कोशिका शुरू में था, विभाजित होते हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ, विभाजित हुआ तब ना हुआ। तो विभाजित अगर यदि नॉर्मल रूप से हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही एकाएक रूप से विभाजित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। हाँ, वही अगर एकाएक कोशिका विभाजन का संख्या दी है ल्यूकोसाइट में हो तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया भी एक प्रकार का क्या है, कैंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। देखिए स्टेम सेल क्या चीज है, समझिए ध्यान से। स्टेम सेल मतलब क्या होता है, मूल कोशिका। जो भी कोशिका का निर्माण हुआ है, हर कोशिका क्या हुआ है, एक मूल कोशिका से बना है, यानी स्टेम सेल से बना। चाहे कोई भी सेल, नाक का कोशिका, दांत का कोशिका, जीभ कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लीवर कोशिका, जो भी कोशिका, सब कोशिका जो होता है वह क्या होता है, एक अपने मूल कोशिका से बना, यानी सब स्टेम कोशिका से मिलकर बना हुआ। वही यह पूछ रहा है कि कौन है जो कि एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, जो कि जिसमें कि स्टेम सेल से किसी उसको कोई तरह का मतलब नहीं है। हम पता करते हैं। हाँ देखिए स्टेम सेल का एक और फायदा है, स्टेम सेल जानते हैं कहीं का भी, जैसे कि यहाँ का मांस है, ठीक है, यहाँ कट गया, यहाँ एक तरह से ज्वाइंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अगर वहाँ पे स्टेम सेल दे दिया जाता है तो वो स्टेम सेल क्या करेगा, जो मांसपेशी का जो कोशिका है उसके तरह काम करना शुरू कर देगा, यह घाव को भर देगा। कहीं किसी लीवर खराब हो गया, ठीक ना, लीवर का तो घाव हो गया है, वहाँ पर एक तरह से गड्ढा हो गया, उसको भरना है, तो यदि हम जहाँ स्टेम सेल देते हैं तो वह जो स्टेम सेल जो होता है वो क्या करता है, लीवर की कोशिका की तरह काम करना शुरू कर देता है। जहाँ पे स्टेम सेल को डालेंगे वहाँ के कोशिका की तरह काम करता है, ठीक ना। यही जो स्टेम सेल, इसी का जो उपयोग जो होता है हम लोग कैंसर में करते हैं। क्या चीज़ में, कैंसर के इलाज में यही स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगला समझिए ध्यान से। था यही पूछ रहा है कि कौन स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, किसमें स्टेम सेल नहीं है। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु किसको कहते हैं, देखिए नाभि रज्जु का इंग्लिश होता है एम्बिलिकल कोड होता है। देखिए इसका काम क्या चीज़ होता है, समझिए ध्यान से, थोड़ा इस बात को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह प्रजनन तंत्र का चैप्टर का है, लेकिन तब फिर भी समझा देंगे ताकि माइंड में सेट रहेगा, फिर आगे भी आएगा तो फिर रिविजन होगा। देखिए ध्यान से, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक ना, पोषक तत्व के रूप में, पोषक तत्व किसको कहते हैं समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, आपका प्रोटीन आता है, वसा आता है, खनिज लवण आता है, जल आता है। ये 6 चीज़ लगो, ये 5 चीज़ जो है, ये पांचों क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या प्रोटीन खाते हैं, या तो वसा खाते हैं, ठीक है। वो भोजन जैसे पचता है, पचने के बाद वो भोजन का जो न्यूनतम कण होता है, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन का अमीनो अम्ल हो गया, वसा का ग्लिसरॉल हो गया, ये सब कहाँ मिल जाता है, जा करके ब्लड में मिल जाता है। चाहे ये जल हो जाए, चाहे खनिज लवण हो, ठीक ना, तो ये सब किस में मिल जाता है, जा करके ब्लड में मिल जाता है। तो वह क्या होता है समझ, जैसे कि जो भी, अब फिर यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। ये जो शेप जो है, ये क्या है, एक गर्भवती महिला का है, जिसके अंदर ये गर्भाशय है, गर्भाशय में क्या होता है, ये भ्रूण क्या है, पल रहा है। अब देखिए जो भी माता जो भी भोजन ग्रहण करेगी, जैसे कि ये सब चीज़ ग्रहण कर रही है, तो उसके ब्लड में भी ये सब चीज़ जाएगा, ठीक ना। और ये सब चीज़ क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको ऊर्जा बनाता है, प्रोटीन क्या करता है, आपका शरीर का निर्माण करवाता है, ठीक ना। अब वसा क्या कराता है, एक तरह से आपके शरीर के जो लेयर को बढ़ाता है, ताकि एक तरह से चोट ना लगे। बहुत ऐसा और भी काम है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए नहीं ज़्यादा बता रहे उसमें। चलिए समझिए ध्यान से। तो ये सब पोषक तत्व तो जरूरी है, बच्चे को भी और माँ को भी। तब जो माँ ग्रहण करेगी पोषक तत्व, वही बच्चा को जाएगा। तो इसलिए अक्सर देखते हैं आंगनबाड़ी समय भी, जो गांव में जो चलता है आंगनबाड़ी समय, बच्चा जो बच्चे के जब जन्म होने के पहले के प्रक्रिया में होता है क्या, कि जब माँ गर्भवती होती है उस समय उसको ढेर सारा फल फ्रूट सब कुछ उसको दिया जाता है, ताकि कि बच्चे का पोषक तत्व में किसी प्रकार का कमी ना हो। चलिए
अब देखिए जो माँ ग्रहण करेगी भोजन के रूप में वही क्या होगा, बच्चे को मिलेगा, ठीक ना। तो अब जैसे कि माँ जो भी ग्रहण की है, ठीक ना, पोषक तत्व जो, अब देखिए पोषक तत्व जो ग्रहण किया और क्या चीज़ होता है, श्वसन के द्वारा क्या होता है, ये प्लस में ऑक्सीजन ग्रहण किए, ये दोनों चीज़ बच्चे को भी जरूरी है, सब चीज़, ठीक ना। तो क्या होता है, माँ का जो नस होता है, जो रक्तवाहिका जो होता है, उसमें पोषक तत्व और क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बगल से जब गुजरता है तो उस समय क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम अपरा कहते हैं, ये उसमें उपस्थित पोषक तत्व, इसमें उपस्थित पोषक तत्व, पोषक मतलब मुझे बच्चे को पोषण के लिए, ठीक ना, फायदेमंद होता है चीज़, ठीक है। तो अब देखिए पोषक तत्व और इसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, ये दोनों को ये अपरा क्या करता है, यहाँ पे जमा कर लेता है, इससे ले लेता है, ये नस से ले लेगा, ये ले लेने के बाद ये क्या करता है, ये जो एम्बिलिकल कोड है, क्या है, ये एम्बिलिकल कोड है, नाभि रज्जु है, इसके द्वारा क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, बच्चा में प्रवेश करवा देगा, क्योंकि बच्चे को आवश्यकता है तो यहीं से ना इसको मिलेगा, तो ये बच्चे में आ जाएगा, बच्चा भी क्या हो जाएगा, बच्चे को भी ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, बच्चे को भी प्रोटीन मिल जाएगा, बच्चे को भी वसा मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, खनिज लवण मिल जाएगा, सब कुछ इसको मिल जा रहा है ना। इसका भोजन मुख्य रूप से डिपेंडेंट किस पे रहता है, उसकी माँ पे, वो क्या खाती है, इसलिए उन लोग के खाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब तो बात था स्टेम सेल का, नाभि रज्जु में स्टेम सेल पाया जाता है, ये जो नाभि रज्जु इसमें भी स्टेम सेल पाया जाता है, इसमें भी कोई स्टेम सेल है जो किसी सेल का निर्माण करता था। हाँ, इसमें जो स्टेम सेल है ये रक्त कोशिका का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, रक्त कोशिका निर्माण करता है। इसका मतलब क्या, नाभि रज्जु में तो स्टेम सेल पाया जा रहा है। फिर अब देखते हैं कि भ्रूण में स्टेम सेल पाया जाता है कि नहीं। देखिए ये जो भ्रूण जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है, क्या बोले थे, एक ही कोशिका से अलग अलग कोशिका का निर्माण होता है, हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। तो उस समय जो होता है, जब बच्चा जब निर्माण होने लगता है, उसमें उसका आँख भी बनना जरूरी है, दांत भी बनना जरूरी है, कान भी बनना जरूरी है, तंत्रिका तंत्र का बनना जरूरी है, हर तरह के कोशिका का बनना जरूरी है। तो हर तरह के कोशिका का बनना जरूरी है, तो हर तरह के कोशिका के लिए उसके लिए स्टेम कोशिका का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेम कोशिका है किसी प्रकार की कोशिका को बनाता है। तो सबसे अधिक स्टेम कोशिका जो होता है किसमें पाया जाता है, तो ये भ्रूण में ही पाया जाता है, ठीक। चलिए अब भ्रूण मूल ये क्या चीज़ होता है, समझिए ध्यान से। जो पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, पेड़ पौधा का जो जड़, बड़ा बड़ा जड़ देखते हैं, तो वह जड़ का जो जैसे कि निर्माण, जैसे इतना इतना बड़ा बड़ा जड़ है, ठीक ना, इस सबका निर्माण कहाँ से होता है, ठीक ना। इस सबका जो निर्माण जो होता है, एक छोटा छोटा एक रोम से निर्माण होता है, छोटा छोटा कण से, ठीक ना। तो यहीं से जो स्टार्टिंग जो होता है ना, इसी को भ्रूण मूल कहते हैं, सॉरी हाँ, इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण मूली कहते हैं, ठीक ना। ये भी एक तरह से क्या है, एक स्टेम सेल ही है, क्या कि ये इस नीचे का जो सेल का जो निर्माण हुआ है, सब सेल कोशिका का जो निर्माण हुआ है इसी से हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम भ्रूण मूली कहते हैं। इसमें भी स्टेम सेल पाया जाता है। अब अगला देखिए क्या चीज़ है, मेद। हाँ, मेद क्या चीज़ है, मेद वसा है। मेद क्या है, ये वसा है। ये वसा एक कहाँ पाया जाता है, आपका त्वचा का जो इंटरनल लेयर वहाँ पाया जाता है, आपका आंत में पाया जाता है वसा, ठीक है। इसी को लिपिड्स भी कहते हैं। चलिए वसा के बारे में यदि बताना चाहेंगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, जब पाचन तंत्र का चलेगा उस समय इसके बारे में बता देंगे। चलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं। पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज़ है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता होता है, ठीक है। और ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ढाल, सांद्रता ढाल। मतलब सांद्रता ढाल किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे आप यहाँ पे एक स्प्रे ले लीजिए, ठीक ना, या तो सेंट ले लीजिए, ठीक ना, यहाँ मारिएगा तो पूरा रूम में फैल जाता है। आप सेंट मार रहे हैं यहाँ पे, पूरा रूम क्यों फैल जाता है, यहाँ पे जो मारे यहाँ पे सांद्रता क्या होगा, सेंट का अधिक हो गया। अब अधिक सांद्रता से क्या होता है कि वो लव सांद्रता यानी कम सांद्रता की ओर जाता है। यही कारण क्या होता है, पूरे रूम में वह फैल जाता है। जैसे कि कोई भी से यहाँ पे हम पानी गिरा देंगे तो इधर ढाल होगा उधर चला जाएगा, मतलब कि हाई सांद्रता से क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा। बस यही कहना चाहते हैं। तो प्रक्रिया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। लेकिन समझिए करता क्या चीज़ है, जैसे देखिए कोशिका यहाँ पे है, कोशिका के बाहर यहाँ प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो बहुत अधिक है, सांद्रता प्रोटीन का अधिक है, तो प्रोटीन किस में घुस जाएगा, इस कोशिका में घुस जाएगा। क्योंकि कोशिका में घुस जाएगा तो इसको फायदा है, तो प्रोटीन का इस पर उपयोग कर लेगा, ठीक है। वहीं अगर देखिए इसका जो विपरीत कौन काम करता है, तो ये सक्रिय परिवहन करता है। सक्रिय परिवहन क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आए सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से भी हाई कंसंट्रेशन की ओर आ सकता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि कोशिका को यदि किसी प्रकार का फायदा है तो यह करेगा, ठीक है। कोशिका का फायदा के लिए यह सक्रिय परिवहन जो होता है हाई से लो भी जा सकता है, लो से हाई भी जा सकता है। चलिए अब अगला क्या है, प्रसार। प्रसार मतलब वही हुआ विसरण। विसरण भी वही चीज़ है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा, विसरण कहलाता है, ठीक ना।
परासरण और विपरीत परासरण। देखिए परासरण क्या होता है, जैसे कोशिका के अंदर देखिए ये यहाँ पे कहता है कोशिका झिल्ली पाता है, कोशिका के बाहर क्या पाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बहना कोशिका की झिल्ली होते हुए, ठीक ना। कोशिका झिल्ली क्या होता है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक ना, माना कि चयनात्मक झिल्ली। यहाँ से क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ओर आना किसी अर्धपरागीय झिल्ली से, तो उसको क्या कहते हैं हम, ये परासरण कहते हैं। अब विपरीत परासरण में क्या होता है समझिए ध्यान से, एक इस तरह से होता है, इसमें क्या होता है, इसमें झिल्ली लगा होता है, समझ देखिए ये परासरण होता है प्राकृतिक विधि, क्या प्राकृतिक प्रक्रिया। और ये विपरीत परासरण होता है कृत्रिम क्रिया। इसमें क्या करता है कि जल को शुद्धिकरण करने का काम करता है। ये क्या करता है, इसे कोई गंदा जल इधर है, ठीक ना, तो इसको इसे प्रेशर दे करके इस जल के कण को इधर गुजारा जाता है, इधर गुजारेगा। इसमें जो भी अशुद्धि होगा, लवण वन जो होगा, अशुद्धि होगा उधर रह जाएगा, और शुद्ध जल जो है वो इधर हो जाएगा। जल शुद्धिकरण में इसका काम किया जाता है, किसका, विपरीत परासरण का। चलिए अब अगला देखते हैं, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी। यहाँ पूछा है सबसे बड़ी मानव कोशिका। मानव के अंदर, जैसे मानव है, हमारे अंदर कौन सा बड़ा कोशिका, आपको पता है बहुत प्रकार की कोशिका, अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। तो ये आकार पूछ रहा है इस बार कि कौन सबसे बड़ा है सब शरीर में जितना भी है कोशिका। अलग अलग साइज का भी होता है, अलग अलग शेप का भी होता है, कोई चपटा होता है, कोई गोल होता है, इस प्रकार का भी कोशिका है। तो क्या इसमें पूछ रहा है, ये मानव में। लेकिन हम पहले हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कौन सा, मानव को ही बताएंगे। समझिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है पूरे विश्व में, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा का। किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये देखिए कितना बड़ा होता है, ये लगभग 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है। लगभग 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है, लगभग इतना बड़ा होता है। और नॉर्मल जो कोशिका जो होता है उसको आप आंख से देखिएगा तो नहीं देख पाइएगा। तो जो मैक्सिमम जो जिस प्रकार कोशिका होता है छोटे बहुत छोटा होता है, वो आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक आप खुली आंख से देख लीजिएगा, 1.5 से 2 किलो का ये वो है तो इसको नहीं देख पाइएगा, ठीक है। चलिए, और पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो होता है, समझिएगा ध्यान से, ये आपका होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है ये, माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा क्या चीज़ है, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, यह जीवाणु है। क्या है, ये जीवाणु है। पूरे विश्व में सबसे छोटा कोशिका ये आकार के माध्यम से, ठीक है, सबसे छोटा। अब आते हैं मानव शरीर में। हम लोग का शरीर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम आपको एक चीज़ बताए थे कि जो पुरुष जो होता है, पुरुष में पाया जाता है क्या, शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक सिंगल कोशिका है, ठीक है, ये भी क्या है, एक सिंगल कोशिका, ठीक ना। तो ये अब ये दोनों में समझ दें, ये जो अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु सबसे बड़ा होता है, अंडाणु सबसे बड़ा होता है। और शुक्राणु क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ऊपर का लकीर मतलब बड़ा होना, नीचे मतलब छोटा होना। हमारे शरीर में सबसे बड़ा कौन होता है, अंडाणु कोशिका होता है। हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, मानव शरीर में कौन होगा, शुक्राणु कोशिका होगा, ठीक है। ये है आकार के आधार पे, किसके आधार पे, आकार के आधार पे। जब लंबाई के आधार पे जाएंगे तो लंबाई के आधार पे सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र कोशिका। वो कौन सा कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका। समझिएगा ध्यान से, तंत्रिका तंत्र जो होता है ये क्या होता है कि लंबाई में सबसे बड़ा, क्या होता है, लंबाई में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा तंत्रिका तंत्र। लंबाई में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ा होने का रीजन क्या होता है, जन्म के बाद इसका विभाजन नहीं होता है। देखिए जितना भी कोशिका होता है सब विभाजन होता है, सब कोशिका टूट के क्या होगा, 2 से 3, 3 से जब बने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16 में विभाजित होता है। लेकिन ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका विभाजित नहीं होता। जो विभाजित नहीं होगा, जो टूटेगा नहीं, वो तो बड़ा रहेगा ही ना। इसी कारण से होता है तंत्रिका कोशिका क्या होता है, यह बहुत बड़ा होता है, लंबाई में बड़ा होता है। देखिए इसका ना टूटना, विभाजन ना होने का भी एक तरह से नुकसान है। जैसे देखिए यहाँ के कोशिका यदि यहाँ कट जाता है तो यहाँ का कोशिका विभाजित होकर उस घाव को भर देगा। गड्ढा हो गया तो कोशिका विभाजित होकर उस घाव को भर देगा। लेकिन वही मस्तिष्क में आपको किसी कारण से गड्ढा हो गया तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। वह विभाजन नहीं होगा, वो घाव नहीं भरेगा तो क्या हो जाता है, व्यक्ति का मौत हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने वक्त हेलमेट इसलिए बोला जाता है लगाने के लिए, क्या है, यहाँ हाथ टूट जाएगा, हाथ कट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी आप बच सकते हैं। लेकिन वही यदि मस्तिष्क कट जाएगा, मस्तिष्क में छेद हो गया तो वो आप नहीं बच पाएगा, क्योंकि वह तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। वह क्षतिग्रस्त हो गया तो वहाँ पे विभाजन होगा नहीं, वहाँ का घाव भरेगा नहीं, तो अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मस्तिष्क को बचा के रखना है, हेलमेट हमेशा लगा के चलना है। चलिए अब अगला क्या चीज़ है,
हाँ सबसे बड़ी कोशिका, ठीक। तो इसमें क्या है, ये जिगर, जिगर तो कोशिका है नहीं, जिगर एक प्रकार का अंग है, इसके बारे में बता चुके हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा बताए थे, ये पित्तरस का निर्माण करता है। यह पित्तरस फिर कहाँ जाकर जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। पित्ताशय को क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। देखिए प्लीहा, चलिए हाँ प्लीहा एक नया चीज़ है, प्लीहा के बारे में बताएंगे। प्लीहा के बारे में जानिए, प्लीहा के बारे में बहुत अच्छा देखिए समझिएगा। प्लीहा को क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। इसको कहा जाता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक ना, लाल रक्त कोशिका। इसी को क्या कहते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का 120 दिन। जैसे 120 दिन पूरा होता है, ये क्या होता है, ये प्लीहा में आ जाता है। प्लीहा में आकर के ये आरबीसी क्या होता है, इसका आरबीसी का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है। जब हम इसका पढ़ाएंगे, रक्त परिसंचरण पढ़ाएंगे, कैसे कैसे शुद्धिकरण होता है उसमें बताएंगे। अभी नॉर्मली समझिए, आरबीसी का क्या होता है, प्लीहा में आकर के शुद्धिकरण होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, मतलब लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह कहते हैं। तो एक और चीज़ यह काम करता है प्लीहा बहुत अच्छा, क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जो है एक तरह से ब्लड बैंक का काम करता है, रक्त को जमा करके रखने का काम करता है। यह कब काम आता है, यह रक्त जमा हुआ रक्त, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, ठीक ना, शरीर से एकाएक बहुत अधिक ब्लडिंग होने लगेगा। जिस अंग में बहुत अधिक ब्लडिंग होने लगता है एकाएक, तो उस समय यह प्लीहा क्या करता है, रक्त पास में रखता है, उस रक्त को क्या करता है, उस अंग की ओर भेज देता है। तो उस समय समझिए ध्यान से, इसलिए इसका एक और नाम है, क्या है, शरीर का ब्लड बैंक या रक्त केंद्र। शरीर का रक्त केंद्र बोलिए, शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, त्वचा, ठीक है। त्वचा के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक ना, उसमें जो एग्जाम्स में जो भी चीज़ पूछा गया है, ठीक ना, पूछा जाता है, उसका वर्णन करते हुए ही चलेंगे। देखिए हम आपको बताए थे कि ये हड्डी होता है, हड्डी से सटा ये मांसपेशी होता है, उससे एकदम पतला सा लेयर क्या चीज़ का होता है, त्वचा का होता है, ठीक है। यह त्वचा, त्वचा का ये बाहर से जो दिख रहा है यह है त्वचा, ठीक ना। हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा ही होता है। क्या देखिए, यहाँ से शुरू हुआ एक तरह से कहीं खत्म नहीं हो रहा, हड्डी तो यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से यहाँ का हड्डी यहाँ तक में खत्म, ठीक ना। उधर भी दूसरा हड्डी शुरू होता है, इधर भी दूसरा हड्डी शुरू होता है, लेकिन यहाँ देखें तो पूरा बॉडी चलता है, पूरा शरीर में क्या होता है, एक ही लगभग होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक ना। अगर यदि खाली ये पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, अब आंतरिक अंग कौन, जो कि आपको नहीं दिख रहा, अंदर में है। जैसे आपको फेफड़ा दिख रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा है, हृदय आपको दिख रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये प्लीहा दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, अग्नाशय नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सब शरीर का क्या है, आंतरिक अंग है। इस शरीर के आंतरिक अंगों में से सबसे जो बड़ा होता है वह क्या होता है, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर। आंतरिक अंग में सबसे बड़ा, आंतरिक अंग में सबसे बड़ा कौन होता है, वो हो जाता है आपका लीवर हो जाता है, जिसको यकृत बोलते हैं, जिसको कलेजा बोलते हैं, जिसको जिगर बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, प्रश्न क्या था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो गया, ओवम। अगर देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, ठीक ना, वो आराम से ऐसे भी आंसर मार देगा। क्या पूछा है, मानव सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन है, वो तो समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि ओवम सबसे बड़ी है और शुक्राणु सबसे छोटी है, तो ये ओवम मार दिए। लेकिन एक और इसमें ऑप्शन है इसको छांटने का, पढ़ा लिखा बच्चा इससे छांट देता है कि जिगर कोशिका नहीं, जिगर एक अंग है, प्लीहा कोशिका नहीं, प्लीहा एक अंग है, त्वचा भी एक कोशिका नहीं, त्वचा भी एक अंग है। ये तो तीनों अंग है, कोशिका तो यही है ना, वही आंसर हो गया। पढ़ने के बाद जो है ना, कहीं से भी घुमा लीजिएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए पहले युग्मक समझिए किसको कहता है, उस समझ। देखिए युग्मक मतलब होता है जो संयोग करना चाह रहा है, एक रिएक्शन करना चाह रहा है, ठीक ना, संयोग कर किसी चीज़ का निर्माण करने का काम करना चाह रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, युग्मक। मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे जो पुरुष है, बोलते हैं ना, कुछ बात है जो कि बार बार वो रिपीट होता ही होता है, ठीक ना, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे। पुरुष में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये शुक्राणु क्या करेगा, इससे
अंडाणु इससे, ये दोनों क्या करेगा, योग करेगा, संयोग करेगा। किस क्रिया के थ्रू संयोग करेगा, तो एक निषेचन क्रिया के थ्रू। किसके थ्रू, निषेचन क्रिया के थ्रू संयोग कर रहा है। ये दोनों जो संयोग जो करता है ना, इसलिए इसको भी युग्मक कहते हैं और इसको भी युग्मक कहते हैं। और ये पुरुष में पाया जाता है, इसको शुक्राणु को कहते हैं नर युग्मक। पुरुष किसको कहते हैं, नर को, इसको क्या कहेंगे, नर युग्मक कहते हैं। ये मादा में पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे हम, मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों निषेचन करके क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो पूछ रहा है, आप देखिए हाँ, गतिशील ना, देखिए शुक्राणु जो होता है यह क्या होता है, शुक्राशय से निकल करके ठीक न शिश्न के माध्यम से, योनि के माध्यम से फेलोपियन नलिका तक पहुंचता है। किसके लिए, ये अंडाणु से मिलने के लिए। ये क्या होता है, यहाँ से पुरुष से निकल करके ये यहाँ पहुँचता है, वो यहाँ नहीं आता है, ये वहाँ पहुँचता है गति करते हुए। ठीक है, तो इसलिए गतिशील कण कौन सा हो जाएगा, जीवाणु कोशिका कौन हो जाएगा, ये देखिए शुक्राणु तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन शुक्राणु को तो हम नर युग्मक कह सकते हैं, कहीं नर के तरफ से युग्म करने वाला है, और ये अंडाणु क्या मादा के तरफ से युग्म करने वाला है, यानी जोड़ा लगाने वाली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, नर युग्मक हो जाएगा। ठीक है, नर युग्मक कौन हो गया आपका, शुक्राणु। मादा युग्मक कौन हो गया आपका, अंडाणु। आइसोगेमेट होता है जो कि एक प्रकार का जो है युग्मक, एक ही जैसा युग्मक संयोग करता है, उसको आइसोगेमेट्स कहते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का नहीं है ना, अलग अलग गेमेट्स है ना, शुक्राणु अलग है, अंडाणु अलग है, ये अलग अलग प्रकार का गैमेट्स है, जिसको आइसोगैमेट्स नहीं कहेंगे। चलिए अगला देखिए क्या चीज़ है, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहते हैं। कोशिका का मास्टर किसको कहते हैं, हम बताए थे थोड़ा देर पहले, हम कोशिका का मास्टर किसको कहते हैं, कोशिका का ऑर्गेनेल को। आप समझिएगा ध्यान से। पहले एक दो ऑप्शन सबको देख लेते हैं, क्या क्या कौन सी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, चलिए देखिए, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उसके बारे में बताए थे। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के अंदर का अंग है, तो उसको हम कोशिकांग कहेंगे। कौन कौन पाए थे कोशिका के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या न्यूक्लियोलस है, नाभिक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है कोशिकांग में, और लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। चलिए इतना सब बहुत लगभग 7-8 को कोशिकांग पाया जाता है, जिसमें देखिए बारी बारी से हम समझेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छा समझ चुके हैं, इस बार हम खाली पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ होता है, समझिए ध्यान से। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है कि हाँ, इसमें देखिए एंडोप्लाज्मिक, इसका अंतःपत्र ज्वालिका, क्या हो जाए इसका अंतः परद्रव्य जलिका। इसका मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, अंतः परद्रव्य जलिका। यह क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका, खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका। ठीक है, एक होता है चिकनी अंतः परद्रव्य जलिका। ठीक है, समझिए ध्यान से। एक होता है खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका, एक होता है चिकनी अंतः परद्रव्य जलिका। अब चिकनी अंतः परद्रव्य जलिका में समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। अगर यदि आपको नहीं होता कि हाँ त्वचा रूखा उखा लगता है, आप क्या लगा लेते हैं, वेसलिन लगा लेते हैं या तेल लगा लेते हैं। वेसलिन जो होता है, वेसलिन क्या चीज़, उसमें वसा होता है। तेल जो होता है उसमें क्या होता है, वसा होता है। किसी चीज़ को यदि सॉफ्ट करना है, थोड़ा मुलायम करना है, उसमें क्या लगा लेते हैं हम लोग, तेल या एक तरह से वेसलिन लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। यह भी जो चिकनी अंतः परद्रव्य जलिका होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। यह जो खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका जो होता है, ये खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका का क्या कारण है, उसमें क्या पाया जाता है, आपका राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम छोटा छोटा एक तरह से, इस तरह से लेयर रहता है ना, इस तरह से, इसमें राइबोसोम को छोटा छोटा एक तरह से कण इस तरह से रहेगा, इस तरह से चारों तरफ फैला रहेगा। अगर देखते रहे ऐसा लगेगा थोड़ा कि एकदम खुरदुरी टाइप्स का, जैसे ना होता है कोई खुरदुरा रहता है, उसको हाथ घसीएगा तो आपको हाथ पे महसूस होगा कि खुरदुरा है, सेम उसी प्रकार से दिखता है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर जो खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका होता है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम का कण पाया जाता है। किसका, राइबोसोम का कण पाया जाता है। और राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है, समझिएगा ध्यान से। इसमें पाया जाता है आरएनए पाया जाता है, और प्लस में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, राइबोसोम ऐसा नहीं कि यह खुरदुरी अंतः परद्रव्य जलिका के सतह पर ही पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये राइबोसोम ही है जो कि कोशिका का सबसे छोटा अंग है, और कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग है वह है नाभिक। ठीक है, चलिए
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहानी खत्म है। अब न्यूक्लियोलस, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या हुआ, कोशिका हुआ, इसके अंदर केंद्रक हुआ, और केंद्रक के अंदर में भी एक भाग होता है, ठीक ना। ये हुआ नाभिक हो गया, देखिए ये क्षेत्र हो गया नाभिक, इसके अंदर भी एक पार्ट जो होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। ये चलिए अगला देखते हैं क्या चीज़ है, यह नाभिक। नाभिक के बारे में समझते हैं, ये क्या है, नाभिक है, ये नाभिक। नाभिक के बारे में बताए थे कि नाभिक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कब किया था, 1831 में किया था। और नाभिक में, नाभिक क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी कार्य होता है उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक ना, उसका देखरेख करता है। इसलिए नाभिक को क्या कहता है, कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसी नाभिक को क्या कहते हैं, कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिका का क्या कहते हैं, इसको हम कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। और कोशिका नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या पाया जाता है, ये DNA पाया जाता है, और प्लस क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में चीज़ बताए थे। और हाँ, यही नाभिक क्या होता है, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग को क्या कहते हैं, हम कोशिकांग कहते हैं। नाभिक क्या होगा, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। इसी के अंदर आपका DNA सब जो है इसे पाया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका क्रोमेटिन जालिका पाया जाएगा, इसी के अंदर आपका गुणसूत्र पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब पूछ क्या प्रश्न था कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहते हैं। देखिए मास्टर किसको कहते हैं, जिसके, जैसे कोई क्लास का मास्टर किसको कहते हैं, और जिसके अंदर सारा बच्चा रहे। बच्चा को बोलेगा खड़ा होने तो बच्चा खड़ा होगा, बच्चा को बोलेगा बैठने के लिए तो बैठेगा, यानी बच्चे पे नियंत्रण उसका है। तो हम क्या बोले, यही ना बोले कि दिमाग भी कहता है, नियंत्रण भी कहा जाता है। जब नियंत्रण वही कर रहा है, इसको मास्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कोशिका का मास्टर भी कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 नाम हो गया एक तरह से नाभिक का, कोशिका का मास्टर कहिए, कोशिका का दिमाग कहिए, कोशिका का नियंत्रक कहिए, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा चुके हैं, यही फायदा होगा जो पहले अच्छा से समझा चुके हैं। अब तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष रूप से बताना चाहेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसके कारण कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस उसको कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। फिर कुछ देर के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा तो फिर उसका व्याख्या कर देंगे। देखिए ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है, पायरुवक का विखंडन कहाँ होता है। आपको हम बताए थे कि ये एक तरह से हो गया कोशिका हो जाता है जब ग्लूकोज जब इसमें प्रवेश करता है, ग्लूकोज जब प्रवेश करता है, कौन C6H12O6 जैसे प्रवेश करता है तो कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, हम कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है तो यहाँ एक क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ग्लूकोज जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है यह 2 भाग में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, पायरुवेट में बदलता है। किसमें, पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट में बदलता है, पायरुवेट में टूटता नहीं है, अभी पायरुवेट बना ही है, यहाँ पे पायरुवेट बना है। इसका क्या आ जाएगा, C3H6O3, ठीक है। अब यह जो पायरुवेट जो होता है ऊपर भी बनेगा, पायरुवेट ही बनेगा, इसको हम पहले बता चुके, पायरुवेट ही बनेगा C3H6O3, ठीक है। अब यह पायरुवेट क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा, कौन, यह पायरुवेट। यह पायरुवेट शॉर्ट में लिख देते हैं P, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो ऑक्सीजन जो होगा वह पायरुवेट को तोड़ेगा, यानी विखंडित करेगा, ठीक ना। विखंडित करने के फलस्वरूप क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा बनता है। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, उसमें बनता है, जो जरूरी है उसके बारे में सोचते हैं। कितना ATP बनता है, 36 ATP बनता है, ठीक है। अब पूछिए क्या प्रश्न था कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। विघटन मतलब टूटना। पायरुविक यहाँ विघटन हुआ है नहीं, पायरुविक तो यहाँ बना है, ग्लूकोज से पायरुविक यहाँ बना है, कोशिका द्रव में बना है, लेकिन पायरुविक को तोड़ा गया कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन तोड़ा है, ऑक्सीजन तोड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विघटन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के बारे में बता चुके हैं, क्या क्या बताया नाभिक के बारे में। नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। नाभिक को क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक को कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, DNA RNA से बना होता है। नाभिक क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसी के अंदर आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, इसी के अंदर आपका गुणसूत्र पाया जाता है।
चलिए अगला क्या चीज़ है, यकृत। लीवर के बारे में बता चुके हैं, ये हेपेटिक कोशिका और कुपर कोशिका से मिलकर बनाता है। ये एक तरह से यकृत जो होता है, यकृत किसका निर्माण करता है, यकृत पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। और यकृत को क्या कहते हैं, हम लीवर भी कहते हैं, ठीक है। यह यकृत जो पित्तरस का निर्माण करता है, किसका, पित्तरस का निर्माण करता है। इस पित्तरस को कहाँ आकर जमा कर देता है, ये पित्ताशय में। कहाँ जमा करता है, पित्ताशय में, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। या पित्ताशय में उपस्थित जो पित्त जो होता है, पित्त क्या करता है, वसा को पाचन करने का काम करता है। इसको क्या कहते हैं, हम पाचीकरण कहते हैं। जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे उस समय इसका फिर से जिक्र होगा, एक तरह से फिर रिपीटेशन होगा, ठीक है। चलिए अगला बात है ये अगन्याशय। अगला बात है ये अगन्याशय। अगन्याशय क्या चीज़ है, समझिए ध्यान से। अगन्याशय के बारे में फिगर से बताएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। रुकिए बताते हैं फिगर से। हाँ चलिए देखिए फिगर समझ लीजिए अगन्याशय के बारे में। देखिए समझिए, ये जो है ना, ये पीला जैसा जो पेनक्रियाज जो है, यही अगन्याशय है, ठीक है। ये पीला वाला क्या है, यही है अगन्याशय, ठीक है। देखिए इनका मुख्य काम क्या होता है, अगन्याशय। अगन्याशय एक प्रकार का ग्रंथि है। यह ग्रंथि है क्या, यह मिश्रित ग्रंथि है। मतलब मिश्रित ग्रंथि उसको कहते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता हो और बहिर्स्रावी ग्रंथि का काम करता हो, दोनों का काम करता है, मिला जुला दोनों काम करता है, इसलिए उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह क्या करता है, आपका हार्मोन्स निकलता है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है वो आपका एंजाइम्स निकलता है। यह अगन्याशय जो होता है एंजाइम्स भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। तो एंजाइम्स क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। हार्मोन्स क्या करता है, शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसे कि मासिक चक्र हो जाना, मासिक चक्र होना एक तरह से हो गया, या ब्लड का सर्कुलेशन होना, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलना, इसे इंसुलिन करता है। ये सब शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करता है। इसके पास दोनों बुद्धि है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसको पैनक्रियाज को। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। हाँ अगर ऐसा कहानी खत्म। अगला देखिए, डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा बनाता है। O2 के साथ कौन संयोजित हुआ था, वही पायरुवेट ना, अभी तुरंत जो हम बताए थे। O2 के साथ कौन संयोजित हुआ था, देखिए O2 यहाँ है, देखिए O2 के साथ कौन संयोजित हुआ, पायरुवेट में संयोजित हुआ। अब पूछेगा कि डैश ऊर्जा को उपयोग करते हुए, मतलब जिसे बोल, हाँ सॉरी ऐसे बोल देगा कि पायरुवेट ऊर्जा को उपयोग करते हुए कहाँ विघटन हुआ था। तो कहाँ विघटन हुआ था, पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ कहाँ विघटन हुआ था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आके विघटन हुआ था। इस फिगर को अच्छा समझिएगा, बहुत सारा प्रश्न इससे निकलेगा। इसलिए बोले स्टार्टिंग जो मेरा जो बताया गया 1 2 4 5 जो सवाल होता है जो डील करते हैं उसको अच्छा समझिए, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत खींचाता चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए डैश हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित करता है। कौन करता है, आपका पायरुवेट करता है, इसके बारे में बता दिया। शर्करा, अब देखिए ग्लाइकोजन, अम्ल, देखिए शर्करा ये सब चीज़ क्या चीज़ समझिएगा ध्यान से, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है शर्करा क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, स्टार्च क्या चीज़ है, ये चीज़ का कन्फ्यूजन सब में होता है, हमको भी होता था, ठीक ना। लेकिन अब समझिए ध्यान से, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट है अगले चैप्टर का, लेकिन दूसरा चैप्टर का, लेकिन बता दे रहे। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट, ऐसे तो होता है ओलिगो, लेकिन ज़्यादा चलता है डाई, इसलिए डाई का नाम लिखते हैं, ठीक है, डाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक होता है पॉली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पॉली कार्बोहाइड्रेट। मोनो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पड़ता है आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज होता है, ठीक ना, उसके बाद आपका हो जाएगा गैलेक्टोज होता है, ठीक है, उसके बाद RNA भी होता है, DNA इसी में होता है, ठीक ना। चलिए मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के अंदर जो आता है आपका सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, ठीक है, उसके बाद सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा वो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है। अब पॉलीसेकेंड में क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। अब समझिए ध्यान से, यह देखिए ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है, फ्रक्टोज भी मीठा होता है, ये गैलेक्टोज भी मीठा होता है, ठीक है।
सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, देखिए मीठा, समझना से ग्लूकोज क्या होता है, ये एक तरह से अंगूर वाली शर्करा इसको कहते हैं, या रस वाली शर्करा कहते हैं, या फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फल वाली शर्करा कहते हैं, या गैलेक्टोज को क्या कहते हैं, दूध वाली शर्करा हो गया, ठीक है। या सुक्रोज जो होता है इसको क्या कहते हैं, चीनी वाली शर्करा कहते हैं, गन्ने वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। ये माल्टोज जो होता है, माल्टोज क्या होता है समझिए ध्यान से, ये अंकुरित जो अनाज होता है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है, ठीक ना, अनाज वाली शर्करा इसको कह सकते हैं। ये लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूध वाली शर्करा कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, ये मोनो और डाई जो है ये दोनों का दोनों क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शर्करा। शर्करा मतलब जो कार्बोहाइड्रेट मीठा है उसको शर्करा कहेंगे, ठीक है। अब आइए पोली में, ये जो स्टार्च जो होता है, स्टार्च क्या चीज़ है समझिएगा ध्यान से, हम नॉर्मल समझिएगा, हम लोग के जैसे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या, उसको क्या करता है, लीवर अपने पास जमा कर लेता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन क्या हो गया, ये पोली हो गया, ठीक है। इसका स्वाद क्या होता है, मीठा नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है लीवर के पास, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों मीठा नहीं होता है। जो मीठा नहीं है उसको हम कहते हैं अशर्करा, मीठा नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अशर्करा। अब कन्फ्यूजन खत्म हुआ, स्टार्च किसको कहते हैं, शर्करा किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, हमारे साथ ही कन्फ्यूजन था, इसलिए हम इस चीज़ को डिस्कस किए, उसके बाद ये कन्फ्यूजन खत्म हुआ। चलिए, शर्करा समझ में आ गया क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन भी समझ में क्या आ गया, क्या ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, लीवर के पास जमा होता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या है समझिएगा ध्यान से। आपको बताए थे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब इसको एंजाइम पचाता है, इसको तोड़ता है तो इसका सबसे छोटा रूप हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। और जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को जब तोड़ा जाता है इसका सबसे छोटा रूप होता है अमीनो अम्ल, क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, वही अमीनो अम्ल हुआ, अमीनो एसिड बदल जाता है, ठीक ना। और वही वसा को अगर सबसे तोड़ा जाता है तो किसमें बदलता है, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में, किसमें बदल देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक ना। तो क्या होगा, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या है, अमीनो एसिड है। प्रोटीन क्या करता है, कोशिका का विभाजन करवाता है जिसके कारण घाव भरता है, ठीक ना। जो स्टार्टिंग जो बच्चा जो जन्म होता है, ठीक ना, या बच्चे के बनने की प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की उसकी आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि नए नए बॉडी का निर्माण होते रहता है। चलिए अगला देखते हैं क्या चीज़, और कोई ऑप्शन है इसमें, पायरुवेट नहीं, इसका कहानी खत्म। चलिए अगला देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। आपको बताए थे कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता। हम आपको एक चीज बताए थे, जो आरबीसी जो होता है, जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, जो एरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब होता है कोशिका, बात तो वही हो गया, लाल रक्त कोशिका हो गया है। और उसी प्रकार से आपको बताए थे हम कि डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं हम, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, ल्यूको का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, और साइट का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सफ़ेद कोशिका। उसी तरह से क्या है, एक बार जो ये सब क्या है, रक्त का कोशिका, ये सब क्या है, रक्त का कोशिका है, 3 गो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है, एक प्लेटलेट्स। इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं इसको हम, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का जमाने वाला, साइट का मतलब होता है कोशिका, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए, अगर बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट किसी चीज़ को समझिएगा तो वो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तंत्रिका कोशिका हाँ, तंत्रिका कोशिका के पास तो केंद्रक पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका का क्या काम है, वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम है। यह तंत्रिका कोशिका के बारे में एक और चीज जान लीजिए, यह विभाजन कभी नहीं होता है। यह तंत्रिका कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक ना। आरेखित स्नायु तंतु, आरेखित स्नायु तंतु मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये हम लोग का हाथ का हड्डी है, ठीक ना। जैसे कि ऐसे फिगर बनाए, ज़्यादा फिगर नहीं जानते बनाने के लिए भाई, चलो ये, ठीक ना। अब यहाँ से अंदर में हड्डी होता है, ठीक ना, इस तरह से यहाँ होता है, ठीक है। और यहाँ एक तरह से ये जुड़ा, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरह जो हड्डी के पास जो सटा हो जो होता है, ठीक ना,
मांसपेशी जो होता है, जो कि एक तरह से इसको फ्लेक्सिबल लाता है, इसको मोड़ने का काम जो करता है यहाँ पे, हड्डी और मांस के पीस बीच जो ज्वाइंट करवाता है, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये आलेखित स्नायु तंतु है, ठीक ना। हाँ, इस बंधन को क्या कहते हैं, जैसे इस बंधन को कहते हैं स्नायु बंधन या टेंडन, जो मांस और हड्डी के बीच जोड़े। किसको समझिएगा ध्यान से, जो मांस और प्लस हड्डी को जोड़े उसको क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। जो हड्डी प्लस हड्डी को जोड़े उसको लिंगामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, लिंगामेंट कहते हैं। ऐसी टेंडन को कहते हैं स्नायु बंधन। किसको क्या कहते हैं हम, स्नायु बंधन। क्या कहते हैं, स्नायु बंधन। चलिए, श्वेत कोशिका, श्वेत कोशिका के बारे में वही हुआ, WBC हुआ, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। यही कोशिका बहुत अधिक मात्रा में विभाजित होने लगता है, जिसमें कौन सा बीमारी होता है, ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया क्या है, वो रक्त का कैंसर है, यही ना होता है, इसी कारण कहते हैं ल्यूकेमिया को कहते हैं रक्त का कैंसर। चलिए अगला देखते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। कोशिका का जो कोशिकांग है कौन सा है, तो हम आपको बताए थे। देखिए, ये अंतःप्रज्वलिका कोशिका का कोशिकांग है, इस सब क्या कोशिकांग है। अंतःप्रज्वलिका के बारे में बताए थे, ये दो प्रकार का होता है। कौन होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रज्वलिका, और रफ मतलब खुरदुरी अंतःप्रज्वलिका। जो चिकना होगा, चिकना कौन होगा, जिसमें क्या होगा, वसा होगा, ये वसा होगा। इसमें क्या होता है, जो चिकनी अंतःप्रज्वलिका होता है उस पर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। जो खुरदुरी अंतःप्रज्वलिका होता है उस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में क्या पाया जाता है, RNA प्लस प्रोटीन पाया जाता है। यही कारण से होता है कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, ये जो नाभिक जो होता है, ये नाभिक ही तो है जो कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और नाभिक के बारे में हम आपको बताए थे कि नाभिक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था। कोशिका को क्या कहता है, मास्टर कहते हैं। कोशिका का नाभिक को क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहते हैं। उसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और नाभिक को कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं। इसी के अंदर जैसे वो कोशिका आती है, गुणसूत्र जो होता है इसी के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटिन, जलिका सब इसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, गोल्जी का एक नया टॉपिक आया। ये गोल्जी का क्या चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ को आप समझते हैं। गोल्जी का, देखिए गोल्जी का इसी को कहते हैं, और इसी का नाम है गोल्जी उपकरण भी है। गोल्जी उपकरण, ठीक है। इसी का नाम एक और है, इसी का नाम एक और है, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, देखिए इसका काम क्या चीज़ है, एक मज़ेदार काम है इसका, ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझिए। देखिए इसका काम क्या चीज़ होता है कोशिका के अंदर। जैसे देखिए ये कोशिका है, ठीक ना। कोशिका के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन हो या वसा हो, जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है। एक प्रोटीन यहाँ है, एक प्रोटीन यहाँ है, एक प्रोटीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब जगह है, बिखरा पड़ा है। जैसे देखिए कहीं रोड पे गाड़ी इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो ये क्या करता है गोल्जी का, ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, जितना भी प्रोटीन इधर उधर फैला हुआ है सबको एक जगह लाने का काम करता है। क्या करता है, एक जगह यहाँ वाला को इसको यहाँ ले आएगा, फिर इसको क्या करेगा, इसको भी यहाँ ले आएगा, इसको कौन करेगा, फिर यहाँ लाएगा, इसको भी क्या करेगा, इसको भी यहाँ ले आएगा, फिर क्या करेगा, इसको भी यहाँ, सबको क्या करेगा। देखिए सब धीरे धीरे एक जगह जमा हो गया ना। ये काम तो हम न कर रहे हैं अभी, लेकिन कोशिका के अंदर यही काम गोल्जी बॉडी करता है। ये क्या करता है कि सब जितना भी प्रोटीन या वसा जो होता है उसको एक जगह जमा कर देगा। एक जगह जमा कर देना इसका मतलब क्या, एक जगह जमा करके उसको पैक कर देगा, बांध देगा। क्योंकि इधर उधर फैलेगा तो वो जाम लगेगा, इसलिए क्या किया, एक जगह करके बांध कर दिया, तो उसको बांध दिया। तो अभी लगातार बोलने से यही सब होता है। एक जगह बांध दिया, तो इसका मतलब ये क्या किया कि पैकेजिंग करने का काम किया। पहला काम हुआ पैकेजिंग करने का, और दूसरा जो पैकेजिंग जो किया है इसमें दूसरा एक और काम हो गया। ये एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम किया। जो जाम जो लग रहा था, हर जगह जाम फैला हुआ था, ठीक ना, उसको एक जगह आकर के जमा कर दिया, तो यहाँ जाम नहीं लगा, जाम की समस्याएं खत्म। जैसे ना होता है कि अब टेम्पो का अलग स्टैंड होता है, बस का अलग स्टैंड होता है, क्यों, क्योंकि जहाँ टेम्पो जाने का जगह है वहाँ करके बस घुसा दे ले जैसे तैसे करके, तो वहाँ तो जाम ही लगेगा ना। जिसका जहाँ जगह वहाँ एक तरह से जाकर जमा कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए सब एक जगह जमा किया। एक तो पैकेजिंग का काम किया, एक क्या किया, ट्रैफिक पुलिस का भी काम यही किया। और उसके बाद यह क्या करते हैं, तो जमा करके यहाँ रख लिया है, ठीक ना। अगर यदि
यहाँ किसी को जरूरी है, यहाँ को जरूरी है प्रोटीन का, तो यहाँ से प्रोटीन उठाएगा, एगो प्रोटीन को यहाँ दे देगा। अब यहाँ वाले को किसी को प्रोटीन जरूरी है तो यहाँ से उठाएगा, एगो यहाँ दे देगा। अब एक और चीज़ करता है, तो कोशिका के अंदर नहीं काम कर रहा था, अब ये देखिए यहाँ एक कोशिका, इसको प्रोटीन का जरूरी है, इसको प्रोटीन का जरूरी है, तो यही गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ये कोशिका से निकाल करके प्रोटीन को यही कोशिका को देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, प्रोटीन या वसा को कोशिका के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, कोशिका के बाहर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहा है। अगर यदि हम बस में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो बस को क्या कहा जाता है, परिवहन कहते हैं वो, ठीक ना। इसीलिए कोशिका का परिवहन का भी काम कौन कर रहा है आपका, या गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कर रहा है, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिए, इसको पावर हाउस कहते हैं, इसको एक तरह से ऊर्जागृह भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या चीज़ है, कितना समय हो गया, लगभग चलिए लगभग 1 घंटा से प्लस समय हो गया। बस आज बार इतना ही, कल ये चलेगा। देखिए स्टार्टिंग जो होता है ना, अगर ये आज 12 ही सवाल या 10 ही सवाल, जो भी सवाल का लगभग कितना सवाल का हुआ डीलिंग, 13वां है तो 12 सवाल का हुआ कंप्लीट। देखिए आज 13 हुआ, कल हम चाहेंगे 30 सवाल का हो जाएगा, लेकिन अभी जो समझ लेते हैं वो आगे चल के फायदा देगा। आगे यदि हम अभी स्किप करके खाली एक ऑप्शन जैसे होता है इसमें कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसमें लाइबेकिया प्लास्टिड, तो लाइबेकिया प्लास्टिड टिक मार करके फिर हम आगे बढ़ जाएं तो कोई फायदा नहीं है। एक एक पार्ट को आप समझते हैं तो एक तरह से आपको वो ज़्यादा आपको फायदा देगा। समझ गए हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझे हैं तो स्किप करने से क्या फ़ायदा, इसलिए समझते हुए स्किप करते जाना, समझते हुए आगे बढ़ते जाना। अब समझ चुके हैं तो अगला को स्किप कीजिएगा वो ठीक है, अब अभी स्किप कर देना तो फिर वो चीज़ टॉपिक आएगा तो उस समय अभी स्किप कीजिएगा, उसको थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए समझिए, उसके बाद जब आगे आएगा तो आपको तो याद पहले से रहेगा, तब आप शॉर्टकट में इसको खींच सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बेटर रहेगा समझने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आज भर के लिए इतना ही।